कि हमारे सब के बच्चों ने ये फैसला कर लिया है कि यहाँ नहीं रहना, अमेरिका में रहना है। किसी जुमे के खुतबे में ये नहीं सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आक़ाए नामदार ने ये कहा था कि सफाई निफ्स से ईमान है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम कहते हैं बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, तो हम स्टॉक ब्रोकर को बुला के बैठा देते हैं यहाँ पर कि ये बिजनेसमैन है। वो स्टॉक ब्रोकर होता है, बाहर जुआ खेल रहा होता है शाम को जाके। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। हम आपका घर साफ होता है, गली साफ नहीं होती। कि क्लाइमेट चेंज के लिए आपको रीजन के साथ काम करना पड़ेगा। लाहौर में जो पोल्यूशन हो रही है वो अमृतसर से आ रही है। हम ये कहानी इसलिए नहीं कहते कि हमें एनवायरनमेंट से कोई दिलचस्पी है। ये बीरीत पाकिस्तान जो डॉन ने किया था, इसलिए नहीं किया था कि हमें कोई दिलचस्पी है। इसलिए किया था कि जो फंड बना हुआ है इंटरनेशनली, उसमें से हमें 4 पैसे मिल जाएं। आज वियतनाम की एक्सपोर्ट 600 बिलियन है, 600। हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन है। बकवास हमारी खत्म नहीं होती। आप ये देखेंगे कि ये इंटरलूब और स्टाइल दोनों ये कोई 1990 और 2000 के बाद पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम एक्सटाइलों की ऐसी की तैसी फेर दी। आफिया मजीद पाक और कोई मरियम साहिबा को तस्वीरें खींचती रहती है, इनको कब समझ नहीं है। हमारा अपना सब्जेक्ट नहीं है, ये हमने बाहर से बोरो किया है। एज यूजुअल हमें कुछ नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ये बस एक जार्गन चल रहा है, हमने भी उसको चला दिया। बट हमारा जो इंटरनल, हमारा जो अपना होम ग्रोन, इस पर कोई काम नहीं है। मतलब हम जनरली, मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये एक हमने अडॉप्ट कर लिया है हमारा अपना कोई होम ग्रोन। जब तक आप इसको होम ग्रोन नहीं करेंगे, जब तक लोग इसको बाय नहीं करेंगे, अभी हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। हम क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ ही हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उर्दू में तो हमें लफ्ज़ भी नहीं है इसका मतलब इसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। उर्दू माहौल की आलूदगी तो आधे बच्चों को तो पता भी नहीं क्या इसका मतलब क्या है उर्दू में, ठीक है ना। तो ये एक अंग्रेज़ी की टर्म है। तो मेरी आप सबसे जो बैठे हुए हैं सब लोगों को ये दरख्वास्त है या मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले इस सब्जेक्ट को ओन करो। जापान वो मुल्क है जिसके ऊपर 2 एटम बम गिरे, मगर जापान ने आज तक कभी अमेरिकन को गाली नहीं दी। आपके ऊपर बम भी नहीं गिरा मगर आप रोज़ाना अमेरिकन को गाली देते हैं। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप पाकिस्तान का मुकाबला जापान से कर रहे हैं। मतलब खुदा का वास्ता है, आप ये इस तरह की बातें नहीं करें। जापान का बादशाह देखे आप, वो उन्होंने उनके ऊपर 2 एटम बम गिराए अमेरिका ने। आज तक कभी मैंने किसी जापानी को अमेरिकन के खिलाफ बात करते नहीं देखा। वो उन्होंने कहा यार ठीक है, जंग खत्म हो गई, अब हम अपनी तरक्की करेंगे। देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको पाकिस्तान के माशरे की इथोस चेंज करनी पड़ेगी। इथोस का मतलब यह है कि आपके माशरे के अंदर आपका घर साफ होता है, गली साफ नहीं होती। आप कराची में चले जाएं, सब के घर बहुत साफ है, गली साफ नहीं है। ये है प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की, एनवायरनमेंट की। हम कूड़ा इस तरह करके गली के बाहर फेंक देते। हमें कोई कंसर्न नहीं है कि गली साफ होगी या नहीं होगी। हमारी गली इसलिए साफ नहीं होती, मैं बार बार एक दफ़ा पहले भी यहाँ प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमारी गली इसलिए साफ नहीं होती कि हमारे सब के बच्चों ने ये फैसला कर लिया है कि यहाँ नहीं रहना, अमेरिका में रहना है। गली साफ उस वक्त होगी जब आप ये फैसला करेंगे कि मैं भी यहाँ रहूँगा, मेरा बेटा भी यहाँ रहेगा और मेरे बेटे का बेटा भी यहाँ रहेगा, मेरे बेटे का बेटा भी यहाँ रहेगा। आप सब तो यहाँ ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, हम तो प्लेटफॉर्म में बैठे हैं। पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी के लिए स्टेशन नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम ट्रेन से आए हैं, अब आगे निकल के जाना है हमें। तो जब तक आप इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन में तब्दील नहीं करेंगे, ये क्लाइमेट की बातें करना है, बेकार का बातें, टाइम ज़ाया करना है अपना भी कि क्लाइमेट कैसे चेंज होगी। आप ज़रा जाके देखें मैनग्रूव्स की हालत। KPT वालों ने जो हाल किया हुआ है कराची में, ये जो जिस तरह से उन्होंने ये बाई कुलाची के आसपास, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं दोबारा आपसे ये बात कर रहा हूँ कि क्लाइमेट या एनवायरनमेंट लोगों ने बनानी है। आप इसको अमेरिकन एड से या कार्बन क्रेडिट से या इन चीज़ों से आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब और सेकेंडली एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के लिए आपको रीजन के साथ काम करना पड़ेगा। लाहौर में जो पोल्यूशन हो रही है वो अमृतसर से आ रही है, वहाँ से तो हमारी जंग है। तो अमृतसर से जो पोल्यूशन आ रही है वो कैसे रोकेंगे? हवाओं में तो लड़ाई नहीं लड़ सकते ना, वो जलाते हैं, हमारी पोल्यूशन हमारी तरफ आ जाती है।
तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम उस वक्त सही होंगी जब हमारी इथोस सही होगी, हमारी इथोस सही होगी। और ये बात जब कभी आपने किसी जुमे के खुतबे में ये नहीं सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आक़ाए नामदार ने ये कहा था कि सफाई निफ्स ईमान है। जब वो सफाई निफ्स ईमान की बात करते हैं तो वो बात करते हैं जिस्मानी सफाई की। उन्हें ये पता ही नहीं इसमें गली भी शामिल है, क्योंकि मदीने में गली भी होती थी। उनके दिमाग में सफाई निफ्स ईमान का मतलब होता है कि अच्छे कपड़े पहन लो, नहा लो, ठीक है ना। सफाई निफ्स ईमान जब उन्होंने कहा था, वो एक समझदार आदमी आया था 570 हिजरी में, उसने कहा था सफाई निफ्स ईमान है। एनवायरनमेंट की बात तो वो करके चला गया था, मगर हम जाहिल के बच्चे आज तक ये समझ नहीं पाए कि सफाई निफ्स ईमान का मतलब शहर होता है। और हमारा ये सारा जो कहानी है, ये जो हम जो सारी क्लाइमेट चेंज की और ये सस्टेनेबिलिटी की बातें करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमें उस फंड में से जो बना हुआ है उसमें से 4 पैसे चाहिए। हमारा इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आपको वो भी नहीं मिल रहे ना। हम ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं? हम ये कहानी इसलिए नहीं कर रहे कि हमें एनवायरनमेंट से कोई दिलचस्पी है। ये ब्रीथ पाकिस्तान जो डॉन ने किया था, इसलिए नहीं किया था कि हमें कोई दिलचस्पी है। इसलिए किया था कि जो फंड बना हुआ है इंटरनेशनली, उसमें से हमें 4 पैसे मिल जाएं। मगर वो भी ऐसा सही कह रहा है, मिलने वाले नहीं हैं, तो आप पैसे टाइम ज़ाय कर रहे हैं, ठीक है। मेरा तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। तो मैं पाकिस्तान में ये कार्बन एमिशन और ये जो है सस्टेनेबिलिटी और ये चीज़ों को इनफैक्ट क्लैश में देख रहा हूँ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के। जिस ग्रोथ पे मैंने जाना है, जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल मिसाल दे देता हूँ। आप थर कोल की बात कर रहे हैं, असल में बिल्कुल सही बात की। मेरे पास थर कोल के अलावा कोई सस्टेनेबल बिजली का सोर्स नहीं है अगर मैंने कम्पीट करना है तो। अब थर कोल क्लाइमेटिकली गुड है या बैड है, ये तो मैं बाद में डिसाइड करूँगा ना, ये तो मैं बाद में डिसाइड करूँगा। मुझे तो खर कोल चलाना है, दैट्स ऑल। मुझे अपने लोगों को जिंदा रखना है, माहौल बाद में देखी जाएगी। हमारी सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट है ना जी, हमारी सस्टेनेबिलिटी डिफरेंट है ना। हमें तो थर कोल चलाना है, हमें तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री चलानी है, चाहे वहाँ पानी का लेवल जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम अंग्रेज़ी सस्टेनेबिलिटी वाली बोल रहे हैं या जो हम अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ी चलने वाली नहीं है। तो अगर हम अपना माइंड थोड़ा चेंज करें और ये फैसला करें कि वो जो पैसे वहाँ से मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे, तो आप उस पैसे को भूल जाएं और अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेंस के ऊपर बात करें कि आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कहाँ खड़ी है। आपका जो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सर कि आप एक तरफ एक चीज़ ऐलान कर देते हैं, उड़ान पाकिस्तान। अब उड़ान पाकिस्तान की कागज़ IMF के कागज़ से नहीं मिलते। आप उड़ान पाकिस्तान का जो कागज़ है वो IMF की जो प्रोजेक्शन है 5 साल की, वो भी तो उसी की है ना, उसी चीज़ की है ना। तो उड़ान को मिला के देखें, वो मिलते नहीं हैं आपस में। तो मेरी तो सिर्फ एक दरख्वास्त है कि पहले तो आप सारे मिलके एक फ़ैसला करें कि आपने सच बोलना है। झूठ बोल के आप लोगों के साथ तक है। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है कि मेरी अगर एक्सपोर्ट की प्रोसीड 60 या 60 से कम होती है अगले 2-3 साल के अंदर, तो मैं कोई सी भी पोजीशन लगा लूं, ये मुल्क सस्टेनेबल नहीं है। मुझे 60 पे जाना है, 60 के आसपास पहुंचना है मुझे। और अगर आप 60 की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप कुछ भी कर लें, आपका कैश बैलेंस पूरा नहीं हो रहा। ये सिंपल फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर की बात है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी मैंने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और मैंने डिफ़ॉल्ट पे ले आया और मैंने ये कर दिया और वो कर दिया। ये बकवास है सब। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30, 31 चल रही है। आप $1 मिलियन के ऊपर रोज़ाना शाम को बकवास करते हैं कि जी आज करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया 300 मिलियन, कभी करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया 200 मिलियन। 1990 में वियतनाम की एक्सपोर्ट 10 बिलियन थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी 10 बिलियन थी। आज वियतनाम की एक्सपोर्ट 600 बिलियन है, 600। हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन है। बकवास हमारी ख़त्म नहीं होती। एनवायरनमेंट की हम बातें कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बातें कर रहे हैं, ब्रीथ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, कौन सी हवा चाहिए तुम्हें यार?
जब रोटी नहीं है तो हवा कहाँ से आएगी यार? रोटी नहीं, पहले रोटी खाओगे ना, हवा तो बाद में आएगी यार। रोटी अगर पॉल्यूटेड मिलेगी तो मेरी सेहत अच्छी नहीं होगी। सेहत तो बाद में आएगी, पहले जिंदा तो रहो। जिंदा तो पहले जिंदा तो रहोगे तो रोटी अच्छी सेहत रहेगी। ये कह रही है, मैं एक सेकंड मेरी बात। 24 घंटे तक आप शायद खाने के बगैर रह सकते हैं, हवा के बगैर शायद नहीं। तो वो देखिए, आधा मेरा घंटा नहीं पॉइंट रह तो ये है सकते। कि ये जो हम एनवायरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने कहानी शुरू की थी पैसे लेने के लिए, वो पैसे नहीं मिल रहे हमें, ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, हमें जो फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान इकोनॉमिकली सस्टेनेबल पोजीशन में खड़ा है या नहीं खड़ा आज। ट्रू। और इस पे हमें बिल्कुल ओपन क्लियर बात से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हम इस तरफ देख रहे हैं या उस तरफ देख रहे हैं या इस तरफ देख रहे हैं। और उसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ बार बार कि उसके लिए हमें एक्सपोर्ट को 60 बिलियन या 55 बिलियन पे लाना ज़रूरी है। उसके बगैर हमारे डॉलर पूरे नहीं हो रहे। कैसे लाएं, कैसे डबल अच्छा, कर अब आते हैं, मैं उसके बाद कैसे आते हैं। अच्छा, उसकी दो तरीके हैं। जो पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। एक्सपोर्टेबल सरप्लस मीजिए क्या चीज़ बनाऊंगा तो मैं क्या बेचूंगा। मैं इस वक्त 4 कंपनियों में बोर्ड पे बैठता हूँ। 2 कंपनियां आईटी की हैं और 2 कंपनी टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। आई वॉज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ सिस्टम्स। आई एम सिटिंग डायरेक्टली इन द TRG ऑल्सो, एंड आई एम इन द Kodu टेक्सटाइल मिल, एंड आई एम ऑल्सो ऑन दी अदर टेक्सटाइल मिल। अब मैं ये देखता हूँ, टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली वहाँ पर अब मेरे पास जगह नहीं है। मुझे कॉटन भी अच्छी क्वालिटी की इंपोर्ट करनी पड़ती है एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहता हूँ ना, जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, अगर मैं कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहता हूँ, अगर वैल्यू एडिड, तो मेरे पास कॉटन नहीं है जिससे मैं वो धागा बनाऊँ और धागा बना के कपड़ा बनाऊँ। तो मुझे, मेरा जो एक्चुअली प्रॉब्लम आ गया है वो ये आ गया है कि मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारे पास कॉटन है, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। मेरा जो आज जो सबसे बड़ा, अगर आपको पता है, जो सबसे, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, उसको शायद आप में से कोई नहीं जानता और वो कभी टीवी पे भी नहीं आता। उसका नाम है स्टाइल टेक्सटाइल लाहौर। शायद आप में से कोई नहीं जानता। उसकी एक्सपोर्ट, स्टाइल की एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है, इंटरलूप से ज़्यादा है। 650 या 670 मिलियन डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है, ठीक है। वो क्या बनाता है? वो नाइके और एडिडास के लिए मोजे बनाता है, और नाइके और एडिडास के मोजे जब बनाता है तो उसकी जो यान आती है वो आती है इंपोर्टेड कॉटन से। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका जो वैल्यू एडिड आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि उसके पास जो, पाकिस्तान के पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो अगर आप देखें, अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को देखें, और ये कभी आप अलग सेशन करिएगा, आप आज जाएं, सब वेबसाइट पे जाएं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को निकालें कि एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन 2024 कौन है। सबसे पहले आपको नज़र आएगा स्टाइल, सेकंड नज़र आएगा इंटरलूप, उसके बाद लकी आएंगे, वंशा आएंगे, सफ़ायर आएंगे। आप ये देखेंगे कि ये इंटरलूप और स्टाइल दोनों, ये कोई 1990 और 2000 के बाद पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम एक्सटाइलों की ऐसी की तैसी फेंट दी। क्यों? इसलिए फेंट दी है कि वो काम करते हैं, मीडिया पे नहीं आते, और इसलिए फेंट दी है कि उनके पास वो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज हैं। इंटरलूप वाला जो है वो पहले सुई गैस पे काम करता था। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम कहते हैं बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, तो हम स्टॉक ब्रोकर को बुला के बिठा देते हैं यहाँ पर कि ये बिजनेसमैन है। वो स्टॉक ब्रोकर होता है, बाहर जुआ खेल रहा होता है शाम को जाके स्टॉक मार्केट में। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? कभी आपने पता किया कि एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है पाकिस्तान का? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताओ, स्टाइल वाले का ओनर जो है वो कौन है? इनकी पहले परफ्यूम की बिजनेस थी। They were perfume business in India. What I am trying to say कि the problem with the Pakistan exporter is कि जो एक्सपोर्टर है उसका अपनी एक्सपोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट ये है कि मेरे पास 2 नंबर पैसे बाहर कैसे आ जाएं।
मैं 2 नंबरी कैसे करूं, एप्टिवा से पैसे कैसे पकड़ लूं, रिबेट कैसे पकड़ लूं, ये कैसे करूं। जो आदमी जेन्युइनली काम कर रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, उनके पास पैसे हैं और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहली बात तो एक्सपोर्टर को आपने जगह देनी है, उसमें प्रोफेशनलिज्म लानी है, उसमें से ये माफिया जो बैठी हुई है एप्टिवा टाइप की, इनको निकालना है, तो आपकी एक्सपोर्ट ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपने आज तक पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है फिजिकल? आज तक कभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कोई फैसिलिटी दी थी? ट्रू। ठीक है कि मैं अगर चाहता हूं कि मैं बनाना चाहता हूं बीपीओ, तो मुझे कोई गवर्नमेंट ये प्लॉट दे दे कि यार ये प्लॉट आपके लिए फ्री है, यहाँ आप शेड बनाएं, लड़कों को बिठा के बीपीओ करें। कभी आज ने सोचा है? आपने सुना है? कभी आपने सुनी ये बात? मेरी जो कंपनी इंडिया में थी PricewaterhouseCoopers, उसको इंडिया वालों ने 4.5 एकड़ ज़मीन दी थी बीपीओ बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कि यार आप यहाँ बीपीओ बनाएं और चलाएं। हैदराबाद दक्कन में क्या हुआ? तो ये तो आप किस दुनिया में बैठे? अच्छा, अब अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादा सोचता है, अच्छा सोचता है, वो फौजी सोचता है। वो ज़रा एक स्टेज आगे सोच रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर भी है, इक़्तिदार भी है, पैसे भी हैं। तो अगर आप ये जाएँ, अभी ये शार फैसल पे जाएँ, तो वहाँ एक IT पार्क बनाए, देखा होगा आपने। मगर मुझे तो वहाँ डालने से डर लगता है फौजियों का, मैं अंदर नहीं जाता, मगर बाहर से अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, सुना है, अंदर गए, देखिए। तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको IT पार्क बना के लोगों को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जगह देनी पड़ेगी। मतलब आप ये कहें कि 2000 गज का प्लॉट है, आप ले शहनाज साहिबा, और आप यहाँ बिल्डिंग बनाएं और यहाँ से आप IT की एक्सपोर्ट करें, यहाँ से आप BPO की एक्सपोर्ट करें, यहाँ से आप मेडिकल की एक्सपोर्ट करें, ये करें। आज आप बंदों को कहाँ बैठाएंगी? आप शार फैसल पे इतना महंगा कैसे ले सकती हैं? तो ये ह्यूमन सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है आपको, सोसाइटी को। वो हम नहीं दे रहे। आफिया मजीद पाक और कोई मरियम साहिबा कुछ तस्वीरें खींचती रहती है, इनको कब समझ नहीं है। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, अगेन आई एम सेइंग, प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज कि जो पाकिस्तान में डिसीजन मेकर है और पाकिस्तान में रूल करता है, उसको एक्चुअली पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं ना कि आज कभी मीटिंग में आपको स्टाइल टेक्सटाइल का ओनर मिलेगा ही नहीं। आपने किसी ने नाम नहीं सुना होगा ना, किसी ने नाम नहीं सुना ना कि क्या चीज़ है वो। ही इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। द क्वेश्चन दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब आप सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसका दूसरा जो है, आखिरी बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, पाकिस्तान को 2 ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक नॉर्दर्न पाकिस्तान जो कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करेगा और वहीं कंजम्पशन होगी, और एक होगा सदर्न पाकिस्तान जो वियतनाम और चाइना के लिए बाहर के लिए से इंपोर्ट करेगा, यहाँ फैब्रिकेट करेगा और आगे एक्सपोर्ट करेगा। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। मैं सूबे बनाने की बात नहीं कर रहा। जो लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट है, ये 1000 मील से मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ सोडा ऐश की। 1000 मील से सोडा ऐश को मैं कराची लाता हूँ, और कराची ला के जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे कॉस्ट वारा नहीं खाती, ठीक है। और सिमिलरली जब यहाँ से मैं फैसलाबाद ले जाता हूँ, मुझे वारा नहीं खाती। तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी को डिवाइड करना पड़ेगा 2 हिस्सों में। जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है वो अपना बनाएगा और अपना करेगा, और सदर्न पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल और यहाँ प्रोसेस करेगा और आगे बढ़ेगा। अगर आपको पाकिस्तान को चलाना है, अगर नहीं चलाना तो आपकी मर्जी है। थैंक यू। शबर साहब, आपने जो लिस्ट बताई, स्टाइल टेक्सटाइल नंबर 1 है एक्सपोर्ट में, इंटरलूप है, कुछ मल्टीनेशनल भी हैं जो मेरी नॉलेज में है, लाइक H&M, इंडीटेक्स, जो कि $800 मिलियन से ज़्यादा की उनकी भी एक्सपोर्ट है। तो एक तो ये था कि वो मल्टीनेशनल आपने शायद शामिल नहीं की उसमें। जो मेरा सवाल था कि जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ रॉ को एक्सपोर्ट हम भेजते हैं बांग्लादेश में, जहाँ पे वैल्यू एडिशन बांग्लादेश में होती है। तो इस पहलू पे आप ज़रा मुझे बताएंगे या सब लोगों को बताएं कि ये भी कितना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट है कि रॉ मटेरियल यहाँ का है लेकिन वैल्यू एडिशन ढाका में जाके हो रही है उसकी। आपको जवाब देता हूँ। देखिए,
एक चीज़ को आप समझें एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग नहीं समझते। जब आप कमोडिटी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको प्राइस नहीं मिलेगी। कमोडिटी का मतलब होता है कि कमोडिटी का कोई ब्रांड नहीं होता। चावल है, उसका कोई ब्रांड नहीं होता, चावल चावल है, ठीक है। यान यान है, 21 काउंट का यान है। और इवन सॉक्स भी जो है वो कमोडिटी है। पैसे जब मिलते हैं जब वैल्यू एडिड होता है। शर्ट होती है, ज़ारा की शर्ट है, लिवाइस की जीन है। पाकिस्तान वो कंट्री है जो ब्रांड से कमोडिटी में चला गया, उल्टा चला है। हम उल्टे चले गए। हम एक ज़माने में कभी ब्रांड की एक्सपोर्ट किया करते थे थोड़ी बहुत, अब पाकिस्तान की 95% एक्सपोर्ट कमोडिटी की है। कमोडिटी का मतलब ये है कि मैं बेड शीटें बेच रहा हूँ 500 और वो जर्मनी में जाकर किसी ब्रांड के तहत बिकती है। ये बात आपसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे आपके साथ। पाकिस्तान कमोडिटी का एक्सपोर्टर है। जब कमोडिटी की एक्सपोर्ट होगी तो कभी आपको प्राइस नहीं मिलेगी, ठीक है। ब्रांड की एक्सपोर्ट जब होती है वो टेक्सटाइल की होती है, वो वैल्यू एडिड की होती है। टेक्सटाइल वैल्यू एडिड बनाने के लिए आपको लेबर इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। लेबर जब इन्वॉल्व करनी पड़ेगी तो आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश की टेक्सटाइल की लेबर में 80% औरतें हैं। तो आप ये पाकिस्तान की बात नहीं करें, ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। आप चले जाएं साइट पर, आप चले जाएं कोरंगी पर, आप चले जाएं लांडी पर। क्या कोई शरीफ लड़की लांडी में जाके काम कर सकती है? कोरंगी में काम कर सकती है? साइट पे जाके काम कर सकती है रात की शिफ्ट में? तो जब वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल में उस वक्त होती है जब वहाँ लेडीज़ वर्कर होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आपने तालिबानाइजेशन के तहत लेडीज़ वर्कर को आउटसाइड दिस सिस्टम कर दिया है। हर इंडस्ट्रियल एरिया के सामने एक बड़ी सी मदरसा मस्जिद है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे सच बोलने की बीमारी हो गई है, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बातों को समझें। आप जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो पहले अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझें मैं क्या कह रहा हूँ। आप जाके बांग्लादेश की इंडस्ट्री को जाके खोलें और देखें वहाँ कौन काम कर रहा है, मर्द काम कर रहा है या औरत काम कर रही है। क्या आपके माशरे में, आपके कल्चर में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में औरत काम कर सकती है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं वो एक एजुकेटेड रिफाइंड सोसाइटी है। आप एक तालिबानाइजेशन ट्राइबल सोसाइटी है। पहले अपनी सोसाइटी का एथोस चेंज करें, फिर आपकी इकोनॉमिक्स चेंज होगी। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ बैठ के अच्छी लगती है। थैंक यू।